नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी सेक्शन के पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। लास्ट टाइम में इनको हल आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिएगा, स्पेशल टेस्ट सभी के लेकर आ रहा हूं। हिंदी के ये 50 क्वेश्चन कल 55 लेकर आया था। फिर आपके यहाँ पर देखिएगा साथ में इसके बाद में शिक्षण वीडियो के पूरे 111 क्वेश्चन आ रहे हैं। शिक्षण वीडियो के साइकोलॉजी का भी टेस्ट आ सकता है आज ही, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। और सूचित कर दूं कि कल सुबह 7 से 8 के बीच में आपके मेगा टेस्ट आ रहा है पूरे 150 प्रश्नों का, जो लगभग हमारा लास्ट टेस्ट रहेगा रीट का। तो साथियों, उसको कल जरूर अटेंड करना आइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहला क्वेश्चन है आपके, अंत पाना मुहावरे का अर्थ है भेद जानना, मृत्यु को प्राप्त करना, स्वर्ग की प्राप्ति और समाप्ति सूचक। कौन सा विकल्प सही है पहले क्वेश्चन में? थोड़ा सोचना समझना, क्योंकि प्रश्न जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में? तो चलिए देख लेते हैं कि भाई कौन सा आंसर आपका सही है। देखो, अंत पाना मुहावरे का अर्थ होता है भेद जानना, क्योंकि सारे ही विकल्प एक जैसे थे। स्वर्ग की प्राप्ति भी लग रहा था, मृत्यु को प्राप्त करना भी लग रहा था, समाप्ति सूचक भी लग रहा था, लेकिन तीनों ही आंसर नहीं है, ओनली प्रथम विकल्प ही सही है। भेद जानना, अंत पाना, ये एक ही अर्थ है साथियों इसका। मतलब किसी के मन की बात जानना एक तरह से यूँ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य को करने का परिश्रम करना, कठिन कार्य को जल्द समय में पूरा करना, कठिन कार्य में समय लगता है और कठिन कार्य सभी नहीं कर सकते। तो बताओ प्रश्न नंबर 2 में हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साथियों, इसमें राइट आंसर है कठिन कार्य को जल्द समय में पूरा करना, क्योंकि हथेली पर हर कोई सरसों नहीं जमा पाता है, सरसों इधर उधर भगती है, और यही चीज़ तो है कठिन कार्य को जल्द समय में पूरा करना। तो सेकंड विकल्प आपके सेकंड क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में थोड़ा देखिएगा तीसरे क्वेश्चन को। निम्न चिन्हों का सही क्रम है। तो ये आपके पास ये चिन्ह है 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के ये विराम चिन्ह हैं। तो एक बार आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए और फिर विकल्पों को देखिएगा। विकल्प 1 है प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक, अवतरण और तुल्यता। दूसरा है प्रश्न, विस्मय सूचक, लोप, अवतरण और समता सूचक। तीसरा है प्रश्न, विस्मय, अवतरण, योजक और तुल्यता। और चौथा है प्रश्न, विस्मय, अवतरण, समता और योजक। तो कौन सा वाला चिन्ह आपका यहाँ पर, मतलब जो कौन सा वाला विकल्प है उसमें विराम चिन्ह सही दे रखे हैं? तो देखो राइट आंसर देखते हैं। पहला चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक है, तो प्रश्न 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 प्रश्न, चारों ही मिल रहे हैं। दूसरा कौन सा है? विस्मय सूचक है, तो विस्मय 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 विस्मय, इसमें भी पता नहीं चला। साथियों, ये होता है अवतरण चिन्ह। इकहरा और दोहरा दो प्रकार के होते हैं। तो योजक चिन्ह नहीं है, ये गलत हो गया। फिर लोप चिन्ह नहीं है, ये भी गलत हो गया। अवतरण चिन्ह बिल्कुल है, वापिस अवतरण चिन्ह है। फिर ये है योजक चिन्ह, तो वापिस इसमें अवतरण गलत है, अवतरण गलत है। योजक बिल्कुल सही है, समता ये भी गलत है। तो एक ही मिला अभी हमें, और एक ही मिला, तो फिर लास्ट वाला ये तुल्यता या समता सूचक कहते हैं इसको। तो विकल्प नंबर आपका 3, प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, राम परीक्षा में असफल रहा क्योंकि वह पढ़ा नहीं, वाक्य का कौन सा प्रकार है? संयुक्त, मिश्र, सरल और सभी। तो देखो, राम परीक्षा में असफल रहा क्योंकि वह पढ़ा नहीं। तो साथियों, ये दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। उपरोक्त वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। विधेय के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? क्रिया, कर्म, कर्ता और पूरक। तो वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक तो होता है विधेय और एक होता है उद्देश्य। विधेय अलग है, उद्देश्य अलग है। विधेय के अंतर्गत क्रिया, कर्म और पूरक आते हैं, लेकिन कर्ता किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य। मतलब कर्ता कोई उद्देश्य कहते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 5वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, हम रात में भोजन खाते हैं, वाक्य में अशुद्धि का कारण है? कारक संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी, वचन संबंधी। तो देखो, छठे क्वेश्चन में रात में भोजन खाते हैं, तो इस विकल्प में जो अशुद्धि का कारण है वो कौन सा रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 2, क्रिया संबंधी रहेगा, क्योंकि भोजन खाया नहीं जाता है, भोजन करते हैं, इस प्रकार से वाक्य शुद्ध होता है। तो खाना और करना ये एक क्रिया है, अतः यहाँ सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चिन्ह, सुलोचनी, वाल्मीकि और अनुगृहीत। देखो, चिन्ह इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, चिन्ह को लिखने का प्रकार ये है साथियों, ये वाला, ठीक है।
वाल्मीकि में यहाँ पर क में छोटी ई की मात्रा लगती है, तो ये भी गलत है। सुलोचनी, साथियों सुलोचनी नहीं होता है, सुलोचना होता है, ये भी गलत है। तो एक ही विकल्प बचा है चौथा, अनुग्रहित आपके 7वें प्रश्न में बिल्कुल सही है चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, एक पर ही श्रद्धा या आस्था रखने वाला के लिए एकल शब्द होगा। एकनिष्ठ, दृढ़, प्रतिज्ञा, एकांकी और आधिकारिक। तो जो व्यक्ति एक ही पर श्रद्धा या आस्था रखता है उसको हम क्या कहते हैं, एकनिष्ठ कहते हैं। विकल्प एक आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। इनमें से कौन सा कामदेव का पर्याय नहीं है। अनंग, मदन, पुष्प, धनवा और शचीपति। तो अनंग बिना अंग वाला कामदेव बिल्कुल पर्याय है। मदन भी कामदेव का ही पर्याय है। पुष्प धनवा भी है, लेकिन शचीपति कामदेव का पर्याय नहीं है, बल्कि शचीपति इंद्र का पर्यायवाची है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। इनमें से कौन से विकल्प में विलोम युग्म असंगत है। योगी का जोगी, बद्ध का मुक्त, उग्र का सौम्य और नैसर्गिक का कृत्रिम। तो देखो विलोम युग्म असंगत देखना था, नैसर्गिक का कृत्रिम ही होता है, नैसर्गिक का प्राकृतिक से लिया जाता है। उग्र मतलब यहाँ पर क्रोध से लिया जाता है। सौम्य मतलब एक तरह से नरम दिल का जो व्यक्ति होता है उसके लिए इसका प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। बद्ध का मुक्त ही होता है, लेकिन योगी का जोगी नहीं होता है, योगी का भोगी होता है। मतलब विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में प्रत्यय संबंधी शुद्धि है। शुद्धि देखना है आपको। हाथी प्लस इनी, हथीनी, रानी प्लस वास, रानीवास, लोटा प्लस इया, लोटियाँ, और कुंती प्लस ए, कौनतेई। तो बताओ प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प आपका सही है। प्रत्यय की दृष्टि से आपको शुद्धि देखनी है, तो कौन से विकल्प में आपको शुद्धि दिख रही है। राइट आंसर देख लेते हैं। देखो 2 विकल्प तो यहाँ बिल्कुल ही गलत है। रानी प्लस वास, रानीवास नहीं होता है, रेनिवास होता है। क्या होता है, रेनिवास, ये शुद्ध है। लोटा प्लस यहाँ लोटिया नहीं लुटिया होता है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब पहला या चौथा विकल्प। तो साथियों सही आंसर क्या रहेगा, देखो कुंती प्लस ए कौनतेई ही होता है, और हाथी प्लस इनी हथीनी ही होता है। मतलब पहला भी सही है, तीसरा नहीं, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। चौथा विकल्प, पहला और चौथा दोनों ही सही है प्रश्न नंबर 11 में। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। निम्न में से विराम चिन्हों के सही प्रयोग वाला वाक्य है। राम ने पूछा, यहाँ लग रहा है योजक चिन्ह। फिर ये वाला लग रहा है दोहरा अवतरण चिन्ह। ये कबूतर, ये लग रहा है साथियों अर्धविराम चिन्ह। खरगोश व पिल्ले आपके हैं, और ये लग रहा है पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। दूसरा है राम ने पूछा, यहाँ पर क्या, भाई देखो सारे ही चारों ही वाक्य तो एक जैसे हैं, लेकिन विराम चिन्ह आपको देखना है। या योजक 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 योजक, दोहरा अवतरण, इकहरा अवतरण, दोहरा दोहरा, अल्प विराम अल्प विराम अल्प विराम और अर्धविराम, फिर पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम, और यहाँ पर लग रहा है प्रश्नवाचक। तो देखिएगा राम ने पूछा, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में दोहरा अवतरण लगेगा, तो मतलब कौन सा विकल्प गलत हो गया आपका, तीसरा गलत हो गया। ये कबूतर, तो यहाँ अर्धविराम चिन्ह भी नहीं लगेगा, अल्प विराम चिन्ह लगेगा, ये गलत हो गया। कौन कौन सा बचा, दूसरा और चौथा। दूसरे में भी अल्प है, चौथे में भी अल्प है। खरगोश व पिल्ले आपके हैं, पूर्ण विराम चिन्ह और प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर तो पूछने के अर्थ में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। मतलब चौथा विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। सुरभि और सुरभि, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा है। इसका अर्थ है गाय और नंदिनी, सुगंधित और दूध, सुगंध और कामधेनु, और सुगंध और गाय। तो पहली वाली जो सुरभि है इसका अर्थ तो होता है सुगंध, तो यहाँ गाय तो गलत हो गया, ये भी गलत है, सुगंधित नहीं सुगंध होता है। और इस सुरभि का मतलब होता है गाय, तो मतलब सुगंध और गाय। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त ध्यान सु उतरबो मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। ध्यान आना, नीचे उतरना, प्रवेश करना और याद न रहना। तो प्रश्न संख्या 14 में कहा जाता है, देखो राजस्थानी भाषा में एक मुहावरा बोला जाता है ध्यान से उतरबो। इसका मतलब होता है याद न रहना। जब कोई चीज़ याद नहीं रहती है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। चौथा विकल्प 14वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त शब्द ठेपाड़ का अर्थ क्या होता है। एक प्रकार का वस्त्र, ऊँट की विशेष चाल, सूखी झाड़ी और एक प्रकार का आभूषण। तो ठेपाड़ का नाम सुना होगा, पहले भी क्वेश्चन को कराया था मैंने।
क्या आंसर बताया था पहले? ठेपाड़ का अर्थ होता है एक प्रकार का वस्त्र है ये। विकल्प एक सही है आपके 15वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में हुई है? उसने फल खा लिए, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा था, अचानक बिजली कौंध उठी और गीता विद्यालय जाती है। तो भाई पहला विकल्प क्या कह रहा है? पहली चीज़ तो आपको वर्तमान काल में देखना है। फल खा लिए, खा लिए मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो वो तो भूत में चला गया, ये आपका आंसर नहीं है। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा था, पढ़ लिया था मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है, तो ये भूत में चला गया। अचानक बिजली कौंध उठी, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये भी गीता विद्यालय जाती है। तो भाई जाती है, जाती है का मतलब वर्तमान की बात की जा रही है साथियों, इसलिए चौथा विकल्प को हम यहाँ पर चुनेंगे, क्योंकि विद्यालय जाती है, अब यूँ नहीं जाती थी, गई है, ऐसा कुछ नहीं है, जाती है, वर्तमान की बात है। फोर्थ विकल्प आपका सही है। तो फिर तीसरा कैसे गलत है? क्योंकि बिजली कौंध उठी मतलब बिजली चमक उठी, तो भाई वो तो कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए फिर वो भी भूतकाल में चला गया साथियों। तो फोर्थ विकल्प आपके 16वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, कानी के ब्याह में सो झगड़े, कहावत का अर्थ है बाधा पर बाधा आते आ जाना, बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होना, कानी के विवाह में परेशानी होना और भाग्यहीन व्यक्ति होना। तो प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प सही है? इस लोकोक्ति मतलब इस कहावत का अर्थ कौन सा है साथियों? 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा। तो देखो राइट आंसर 17वें क्वेश्चन में है बहुत बड़ी बाधा, बाधा पर बाधा आते जाना। जैसे पहली चीज़ तो कि भाई कानी है वो, मतलब आँख से एक कोई आँख में प्रॉब्लम है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी झगड़े भी हो रहे हैं उसके ब्याह में, तो मतलब बाधा पर बाधा आते जाना। विकल्प एक सही है आपके 17वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, 99 के फेर में पड़ना, मुहावरे का अर्थ है गिनती के फेर में पड़ना, व्यर्थ के चक्कर में फंसना, धन जोड़ने की चिंता में रहना और आगे पीछे होना। तो भाई कोई कहता है कि 99 के फेर में पड़ गया हो, तो इसका मतलब ये है कि धन जोड़ने की चिंता में रहना। थर्ड विकल्प आपके 18वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, और बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। तो बताओ कौन सा विकल्प सही है? 19वें में कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है? देखो चौथा विकल्प यहाँ संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, किंतु शब्द का प्रयोग संयुक्त में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो चलिए 20वां क्वेश्चन, आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न संख्या 20 में आपके कौन सा विकल्प सही है? आदर शब्द से आपको क्या बनाना है? विशेषण बनाना है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प सही है? थर्ड विकल्प सही है। आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? आदरणीय बनेगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। प्रश्न संख्या 20 में देखो विच्छेद करें तो आदर प्लस नी होता है, नी नहीं होगा, न का न हो जाता है, रे पहला रहे ना, इसलिए। तो थर्ड विकल्प आपके 20वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, दयार्द्र शब्द में प्रयुक्त समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो पहले तो आप इसका समास विग्रह कीजिए। अगर समास विग्रह आप सही कर देते हो तो फिर आसानी से आप पहचान लोगे कि भाई इसमें कौन सा समास का प्रयोग हुआ है। तो चलिए, दयार्द्र का जो समास विग्रह होता है वो होता है दया से आर्द्र। तो से कर्ता ने कर्म को करण से, तो मतलब यहाँ पर करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। प्रश्न संख्या 21 में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं साथियों। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किसकी संधि सही नहीं हो रही है? दीन प्लस अनाथ दीनानाथ, अप प्लस अंग अपंग, मूसल प्लस धार मूसलाधार, लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा। तो देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कुछ विशेष तरह की संधियाँ होती है। जैसे लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा कोई नियम काम नहीं कर रहा है लेकिन बनता है। मूसल प्लस धार मूसलाधार बनता है, बिल्कुल सही है ये भी, इसमें भी कोई नियम काम नहीं कर रहा है, कुछ विशिष्ट संधियाँ है ये। अप प्लस अंग अपंग होता है, ये दीर्घ संधि के अपवादों में आ जाती है साथियों, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दीन प्लस अनाथ दीनानाथ नहीं होता है, दीन प्लस नाथ इस प्रकार से होना चाहिए, अनाथ तो गलत है। दिनों का अनाथ दीनानाथ थोड़ी कहलाएगा, दिनों का नाथ दीनानाथ कहलाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है इसमें संधि सही नहीं हो रही है 22वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, प्रथम विकल्प सही है 22वें में। तो निम्न में से कौन से विकल्प में सही विलोम युग्म है? परोपकार का उपकार, क्रिया का अक्रिया, वादी का विवादी,
मेहमान का मेजबान। तो बताओ प्रश्न नंबर 23 में किसमें आपको सही विलोम युग्म लग रहा है कि भाई ये सही है, बाकी के सारे गलत है। तो परोपकार और उपकार दोनों सेम शब्द है, क्रिया और अक्रिया। तो साथियों क्रिया का अक्रिया नहीं होता है, गलत है अक्रिया। वादी विवादी नहीं होता है, मेहमान का मेजबान होता है, ये बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है भाई, जिसके यहाँ जाते हैं वो तो होता है मेजबान और जो जाता है वो होता है मेहमान। तो विकल्प 4 सही रहेगा 23वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। तो 24वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देशज शब्द है? खुरपी, जादू, रज्जू और पुत्र। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 24 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देशज शब्द का चुनाव आपको यहाँ पर करना है। कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? जो खुरपी शब्द है ये एक देशज शब्द है। अच्छा एक और बात है, कहोगे कि क्रिया का टॉपिक डाल दिया, कारक का टॉपिक डाल दिया, तत्सम तद्भव देशज विदेशज का टॉपिक डाल दिया। तो लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, लेवल 1 और लेवल 2 चारों के लिए होता है ये टेस्ट, ठीक है। चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, लैंग्वेज सेकंड हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, तो फिर सभी को देखते हुए टेस्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, भाषा की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है। अच्छी तरह से देखना शिक्षण विधियों के प्रश्नों को। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, भाषा असामाजिक प्रक्रिया है और भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर है। तो बताइए प्रश्न संख्या 25 में भाषा की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपके एक तो तीसरा विकल्प, भाषा असामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा असामाजिक प्रक्रिया नहीं होती है, भाषा किसी प्रक्रिया होती है सामाजिक। ये तो बिल्कुल ही सही है, मतलब राइट आंसर है, ठीक है। असत्य क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कौशलों के लिए सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना और सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो 26वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा, इनमें से कौन सा प्रश्न कौशलों के लिए आपको सही नहीं लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। देखो प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, उत्साहवर्धक जिससे छात्रों का उत्साहवर्धन हो, प्रश्नों को हमें प्रोत्साहन भी देना चाहिए। लेकिन थर्ड विकल्प क्या कह रहा है? हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ये कोई प्रश्न पूछने के कौशलों के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इस संख्या बढ़ाने से ही थोड़ी सब चीज़ें हो जाती है। थर्ड विकल्प आपके 26वें में सही है। बाकी सुनने में संवेदनशीलता विकसित भी हमें करनी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं, आपके 27वां प्रश्न। भाषा के विभिन्न कौशलों को रिक्त स्थान जिसकी पूर्ति करनी है रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। निम्न रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, कर्मिक रूप में, एकीकृत रूप में और उच्च रूप में। तो बताइए 27वें क्वेश्चन में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? इम्पोर्टेंट स्टार कर लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि हम यहाँ पर पहला विकल्प तो चुनेंगे नहीं, दूसरा विकल्प भी नहीं चुनेंगे, लेकिन सॉरी दूसरा क्या, चौथा विकल्प भी, दूसरा भी नहीं चुने, दूसरा और तीसरा दोनों में से किसी एक का हम चुनाव करेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। तो बताओ दूसरा या तीसरा? तो राइट आंसर है भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है विकल्प, क्योंकि ये एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। कर्मिक इसलिए नहीं आएगा, कर्मिक आपके सेकंड चॉइस रहेगी और एकीकृत फर्स्ट चॉइस रहेगी यहाँ पर। 27वें में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले और चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए। तो बताइए सबसे बेस्ट विकल्प आपके 28वें प्रश्न में कौन सा है? पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक रहेगा? तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। पढ़ना सीखने के लिए लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने को और पढ़ने को मिले, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा पठन कराना। थर्ड विकल्प आपके 28वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, तो ये देखिए, छात्रों को बोलने लिखने पढ़ने में अभ्यास कराना इस सिद्धांत का कार्य है। स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अभ्यास कराना। ठीक है, अभ्यास का मतलब किससे लिया जाता है साथियों? इसमें क्रिया करके सीखा जाता है, तो ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड विकल्प 29वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, शिक्षण की जिस विधि में शिक्षक अत्यधिक सक्रिय व छात्र अत्यधिक निष्क्रिय रहते हैं उस विधि का नाम है।
अवलोकन विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि, नाटकीकरण विधि। तो 30वें क्वेश्चन में थोड़ा सोच समझ दीजिए प्रश्न को और इसका सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 30 में। देखो यहाँ पर एक चीज है कि शिक्षक अत्यधिक सक्रिय है और छात्र क्या है, निष्क्रिय है। तो अवलोकन में तो छात्रों का अवलोकन किया जाता है, मतलब वो कार्य करते हैं, तो छात्र भी सक्रिय होते हैं। प्रश्नोत्तर में छात्र प्रश्नों का उत्तर बताता है, तो छात्र भी सक्रिय होते हैं। नाटकीकरण छात्र के द्वारा किया जाता है, तो छात्र सक्रिय होते हैं। लेकिन कहानी विधि में कहानी कौन सुनाता है, शिक्षक। सुनते कौन है, छात्र। मतलब इसमें छात्र क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। तो आपके सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 30 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। कोरोना महामारी के दौरान दूरदर्शन डीडी राजस्थान पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का नाम है। शिक्षा दर्पण, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन और शाला दर्पण। तो भाई शाला दर्पण तो क्या स्कूलों के लिए होता है, नाम सुन रखा होगा शाला दर्पण का तो सभी ने। जो कोविड के दौरान जो दूरदर्शन डीडी राजस्थान पर कार्यक्रम चलाया गया था, उन शिक्षा कार्यक्रम का क्या नाम था, शिक्षा दर्शन। विकल्प नंबर आपका 3 सही 31वें क्वेश्चन में। विशेष तौर पे याद रखना है, इस क्वेश्चन को आ सकता है एग्जाम में डायरेक्टली। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आएंगे। आपके 32वां क्वेश्चन देख लेंगे। अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षण, समाचार वाचन, मौन वाचन और सहस्वर वाचन। तो अर्थग्रहण का कौशल का विकास करना है। अर्थग्रहण मतलब जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी ग्रहण करना, उसके अर्थ को भी समझना ही अर्थग्रहण कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोगी किसको माना जाता है अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए, मौन वाचन को सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। मन ही मन में जो चीज़ हम पढ़ते हैं, अब कई बार ध्यान भी भटक जाता है, वो अलग बात है, बट यहाँ पर थर्ड विकल्प सबसे बेस्ट है। तो 32वें में थर्ड विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, अध्यापक अवलोकन, परीक्षण, असाइनमेंट और इनमें से कोई नहीं। तो देखो अध्यापक अवलोकन का प्रयोग तो रचनात्मक मूल्यांकन में करते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं को तो आप एक चीज़ बता दो आपको कि रीट में कम से कम 10 प्रश्न आते हैं जिनमें से ये लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प ही होता है वो। तो उस विकल्प को तो आप बिल्कुल हटा दिया करो। रीट में कभी भी ये विकल्प सही नहीं होता है, कभी भी। यहाँ कोई टेस्ट लेता है इसको सही बताते हैं तो वो गलत है साथियों, क्योंकि रीट में आज तक ऐसा कोई विकल्प ही नहीं आया जिसमें इनमें से कोई नहीं को सही मान लिया गया। तो यहाँ पहला गलत, चौथा गलत, असाइनमेंट या परीक्षण। तो राइट आंसर है योगात्मक आकलन में परीक्षण का प्रयोग किया जाता है साथियों, क्योंकि योगात्मक में ग्रेड प्रदान की जाती है और ग्रेड परीक्षण के आधार पर होती है। तो सेकंड विकल्प 33वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब यह निष्पक्ष और शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त हो, जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है, समय के साथ अनुरूप परिणाम देता है और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के खिलाफ बचाव करता है। तो 34वें क्वेश्चन में बताओ अब आंसर। लॉजिकल क्वेश्चन है, 90% चांस है क्वेश्चन गलत होगा आपका। मान्य कब कहलाएगा परीक्षण, प्रश्न संख्या 34 में अच्छी तरह से देख लीजिएगा और फिर सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। कौन सा विकल्प सही है इसमें, देखें सही आंसर कौन सा है आपके प्रश्न संख्या 34 में। तो साथियों मान्य परीक्षण कब कहलाता है, जिसे मापने का वह दावा करता है, यदि वो उसी का मापन करे तो उस परीक्षण को हम मान्य परीक्षण या फिर उस परीक्षण को हम वैध परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। सेकंड विकल्प बिल्कुल राइट है 34 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 35 के अनुसार 35 क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, छात्र के विकास के पक्षों पर जोर न देना, छात्र का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना और विद्यार्थियों की संप्राप्ति में सुधार करना। तो बताओ कौन सी जो विशेषता है वो CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की नहीं रहेगी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, विकास के पक्षों पर जोर न देना। तो ये नए शब्द गलत आ गया, बल्कि विकास के पक्षों पर तो इसमें जोर दिया जाता है। विकल्प 1 35वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है यह कहने वाले थे जॉन ड्यूवी, एडम्स, ब्लूम और किलपेट्रिक। तो शिक्षा को कई सारे जो जानकार है वो द्विमुखी प्रक्रिया भी कहते हैं, लेकिन त्रिमुखी प्रक्रिया किसके द्वारा कहा गया है, जॉन ड्यूवी के द्वारा कहा गया है। विकल्प 1 आपका सही है 36वें में।
जबकि जॉन एडम्स ने इसे द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। किसने? जॉन एडम्स ने। एक तो शिक्षक और एक छात्र, और त्रिमुखी में पाठ्यक्रम को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, प्रथम विकल्प आपके 36वें में सही है। तो चलिए 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न, पाठ का विकास करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। विकासात्मक, प्रस्तावना, आवृत्ति प्रश्न और बोध प्रश्न। तो पाठ का विकास किस प्रकार के प्रश्नों से होता है, किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं पाठ का विकास करने के लिए? 37वें क्वेश्चन में आपके जो सही आंसर है साथियों, बोध प्रश्न, आवृत्ति प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न नहीं है बल्कि विकासात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न सही है बिल्कुल। प्रस्तावना प्रश्न तो किस लिए किए जाते हैं? छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है उसको जो नया पाठ पढ़ा रहे हैं उससे जोड़ने के लिए। तो विकल्प 1 सही है 37वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। आगमन विधि का प्रयोग करना बहुमुखी प्रयास है। तकनीकी का प्रयोग करना, सभी विषयों के शिक्षण है। यहाँ पर के शिक्षण में भाषा पर बल, और अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण करना। तो देखो, भाषा शिक्षण में जो बहुमुखी प्रयास होता है इसका अर्थ किससे लिया जाता है साथियों? सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना ही बहुमुखी प्रयास कहलाता है। जैसे आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान या अन्य कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, सभी में अगर हम भाषा पर बल देते हैं तो वही कहलाता है बहुमुखी प्रयास। थर्ड विकल्प 38वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, रमा ने खाना खाया, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। तो देखो, खाना खाया, अब खा लिया खाना तो मतलब भूत में है, लेकिन चारों विकल्प किसके हैं? भूत के हैं। तो भाई खाया था होता तो वो होता पूर्ण भूतकाल। संदेह भी नहीं हो रहा है इसमें, तो संदिग्ध भी नहीं है। रमा खाना खा रही थी, ऐसा होता तो वो होता अपूर्ण भूतकाल। मतलब कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प जो है सामान्य भूतकाल वाला, यही इसका वाक्य साथियों। तो प्रथम विकल्प 39वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, और घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो हेतु हेतुमत का मतलब होता है जहाँ एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो, मतलब एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया होती हो। तो तुम आते तो मेरा काम बन जाता, मतलब काम बना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं आए। तो ये एक जो उदाहरण है ये हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण है। 40वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प आपके बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 41 की ओर। 41वां क्वेश्चन है साथियों आपके, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय का महत्व समझो। संज्ञा पदबंध है ये, विशेषण पदबंध है ये, क्रिया पदबंध है ये, सर्वनाम पदबंध है। तो यहाँ रेखांकित जो लाइन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक है। तो साथियों यहाँ पर जो अंतिम शब्द है विद्यार्थियों शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अतः उपयुक्त जो वाक्य है ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 41 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, जरूरी सूचना देना चाहूँगा, कल आपके आ रहा है मेगा टेस्ट पूरे 150 प्रश्नों का, और ये मान लीजिए लगभग ये लास्ट टेस्ट है, और बिल्कुल स्पेशल टेस्ट बनेगा आपके, पूर्णतः है 150 प्रश्नों का क्वालिटी वाला टेस्ट आप जिसको कह सकते हो। तो तैयार रहिएगा, कल सुबह 7 या 8 बजे तक आ जाएगा। 42वां क्वेश्चन, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, क्या कोई कारगिल सकता है? नहीं, ये तो वाक्य अधूरा है। मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। तो साथियों यहाँ पर ये वाक्य तो आप हटा दो, वाक्य ही अधूरा है ये तो। ठीक है, ऐसा हो सकता था क्या कोई कारगिल जा सकता है, इस प्रकार से ये वाक्य होगा शायद, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वाक्य अधूरा हो गया, तो हम इसको तो अलग कर देते हैं। चलो अब 3 विकल्प बचे हैं, 1 2 3, 1 2 4 सॉरी। मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है, बिल्कुल सही है ये तो। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, और जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। तो इन दोनों में से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है प्रश्न संख्या 42 में? देखो राइट आंसर देख लेते हैं। तो अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, यहाँ कोई प्रश्न थोड़ी पूछ रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प आपके 42वें क्वेश्चन में सही है। बाकी जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम आना चाहिए। तो ये तो प्रश्न ही बोनस के लायक हो गया, यूँ मान लो बोनस है इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 43 पर। 43वां क्वेश्चन,
जमात में करामात का अर्थ है जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं। जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है और एकता में शक्ति होती है। तो देखो प्रश्न संख्या 43 में आपको सही आंसर का चुनाव करना है कि भाई आपका इस क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो साथियों प्रश्न नंबर 43 में देखो जमात में करामात, इसका जो सही अर्थ है वो होता है एकता में शक्ति होती है। चौथा विकल्प आपके 43वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 पे आते हैं। 44वां क्वेश्चन है व्यतिरेकी विधि का उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर और इनमें से सभी। तो जो व्यतिरेकी विधि है इसका प्रयोग हम प्राथमिक स्तर पर भी करते हैं, माध्यमिक स्तर पर भी करते हैं, उच्च स्तर पर भी करते हैं। मतलब उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 44 में, यही आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। तो प्रश्न संख्या 45, भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया जा सकता है पढ़ने से, लिखने से, सुनने से और अनुकरण से। तो साथियों पूर्ण अधिकार हम भाषा पर प्राप्त किस प्रकार कर सकते हैं? 45वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। तो दो चीज़ें हैं, पढ़ने और सुनने से तो आपका आंसर नहीं रहेगा, लिखने से या अनुकरण से। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 45 में कौन सा विकल्प आपका सही है। तो साथियों प्रश्न नंबर 45 में देखिएगा कई जगह लिखने से भी मिलता है, अनुकरण से भी मिलता है। अब इसमें होता क्या है, लिखने से इसलिए मिलता है क्योंकि भाषा का अंतिम कौशल कौन सा होता है? लेखन होता है। और अनुकरण के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं, इसलिए ये भी मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करिएगा प्रश्न नंबर 45 के लिए दूसरा या चौथा जरूर कमेंट करिएगा साथियों। वैसे दूसरा सही होना चाहिए बट इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा आप। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 46 है शुद्ध भाषा सीखने के लिए किस ज्ञान का होना जरूरी है? व्याकरण के नियमों का, अक्षरों का, वाक्यों का और नियमों का। तो शुद्ध भाषा यदि हमको सीखनी है तो इसके लिए हमें नियमों का की जगह व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना जरूरी होता है। अगर व्याकरण के नियम हम जानते हैं तो बिल्कुल शुद्ध भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं, शुद्ध भाषा को हम सीख सकते हैं। विकल्प एक सही है मित्रों प्रश्न नंबर 46 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सर्वथा अपूर्ण मानी गई है? पाठ्यपुस्तक प्रणाली, सूत्र प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली और श्रव्य भाषा विधि। तो उस विधि का चयन करो जो मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सर्वथा क्या मानी जाती है? अपूर्ण मानी जाती है। तो साथियों भाषा संसर्ग जो विधि है ये मनोवैज्ञानिक होते हुए भी अपूर्ण विधि मानी जाती है, ऐसा कथन इस विधि के संदर्भ में ही कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके 47 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48, हिंदी शिक्षण के भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन सी बात आती है? बताइएगा। विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य में रुचि लेना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और रचनाकारी के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की बात की जाए वहाँ ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं वो, और यहाँ पर भावनात्मक उद्देश्य की बात की जा रही है तो भावनात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है? भाषा और साहित्य में रुचि लेना। सेकंड विकल्प 48वें में सही है साथियों। अब देख लेते हैं सेकंड लास्ट मतलब प्रश्न संख्या 49। तो 49वां क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं में किस तरह का वाचन लाभदायक होता है? सुंदर वाचन, सरल वाचन, एकांत वाचन, सामूहिक वाचन। तो छोटी कक्षाओं में हम एकांत वाचन नहीं करवाते हैं, सुंदर सरल नहीं, बल्कि जो सामूहिक वाचन है ये सबसे बेस्ट माना जाता है छोटी कक्षाओं के लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं सामूहिक रूप से बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं साथियों। कक्षा में कभी बुला के देख लेना, एक बालक बोलेगा उतना मज़ा आएगा नहीं, सभी से बुला के देखो पूरा स्कूल में अगर आवाज़ नहीं आ जाए तो गारंटी। चौथा विकल्प आपके 49वें में सही है। अब अंतिम और 50वां क्वेश्चन देखो, 50 में से अगर एक दो प्रश्नों में डाउट हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा ताकि संशोधन किया जा सके। एक दो प्रश्नों में, मैक्सिमम इतने में हो सकता है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतिम और 50वां क्वेश्चन कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके 50 में से सही हुए हैं। और अंतिम समय में ये जो चीज़ें हैं साथियों ये इसलिए ला रहा हूँ ताकि लास्ट तक हम आपके साथ जुड़े रहे और जो तैयारी हमारी चल रही थी वो बाधित ना हो, क्योंकि लास्ट में मुझे पता है कि आपको तैयारी करने में दिक्कत आ रही है। तो देखो 50वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना प्रश्न किस समय पूछे जाते हैं? पाठ के प्रारंभ में, पाठ के मध्य में, पाठ के अंतिम में और इनमें से सभी। कल लास्ट टेस्ट है, यूँ मान लो आप मेगा टेस्ट कल का लास्ट रहेगा। अब उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आप पहली चीज़ तो ये है कि भाई आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व कीजिए जो पहले आ चुके हैं, मतलब जो प्रश्न पत्र 2011, 12, 2016, 18 में हुए थे उनको रोजाना एक एक पेपर को सोल्व करो। 22, 23, 24, 25 को 4 दिन है आपके पास।
अब यूँ मत कहना कि हम तो 23 को ही निकल रहे, 22 को निकल रहे या कल ही निकल रहे हैं, तो वो अलग बात है। मोबाइल पे भी सोल्व करवा रखे हैं मैंने, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो साथियों जो प्रस्तावना प्रश्न हैं वो किस समय पूछे जाते हैं? पाठ के आरंभ में पूछे जाते हैं। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 50 में। अंतिम संवाद रहेगा हमारा 25 सितंबर को। अंतिम संवाद बताऊंगा हर एक चीज़ की ओएमआर शीट कैसे भरना है, पेपर में कौन कौन सी चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं वो नहीं करना है, बिल्कुल लाइव आके बताऊंगा साथियों 25 को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।